नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों के बारे में जानकारी ली थी कि सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य में अस्तित्व में किस प्रकार आया और सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य पर कौन से वंश ने शासन किया था। तो विजयनगर साम्राज्य पे सबसे पहले शासन करने वाला जो राजवंश था वो संगम राजवंश था, क्योंकि संगम राजवंश के जो शासक थे हरिहर और बुक्का, जिन्होंने 18 अप्रैल 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और अपने पिता के नाम पर इस पर संगम वंश किया था, क्योंकि इनके पिता का नाम संगम था, तो इसलिए इस राजवंश का नाम संगम वंश पड़ा। ये जो राजवंश था इसने सबसे पहले विजयनगर पर शासन किया था। इसके बाद में जो विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने आते हैं वो आते हैं सलुव वंश। सलुव वंश किस प्रकार से आते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो के माध्यम से हमने संगम वंश के शासकों के और उनके शासन के दौरान घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी ली थी। होता क्या है, विजयनगर साम्राज्य पर यानी संगम वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय था। इसमें क्या है, नरसिंह सालूब इनको हराकर, विरूपाक्ष द्वितीय को हराकर सिंहासन पर अधिकार कर लेता है। जब सिंहासन पर अधिकार कर लेता है तो यानी विरूपाक्ष द्वितीय जो थे वो अंतिम थे संगम वंश के। इसके बाद में नरसिंह सालूब जो हैं वो विरूपाक्ष द्वितीय को हराकर उन्हें हटा देते हैं। तो क्या होता है, संगम वंश का समापन होता है और नया राजवंश विजयनगर साम्राज्य पर नया राजवंश सालूब राजवंश जिसकी स्थापना किसने की थी, नरसिंह सालूब ने 1485 ईस्वी में। और कब तक शासन किया था, 1505 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। होता क्या है, जब नरसिंह सालूब ने इस राजवंश पर अधिकार कर लिया था, यानी विजयनगर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था, गद्दी पर अपना शासन स्थापित कर लिया था और वो शासन कर रहे थे, तो उनका एक नाबालिग अल्पवयस्क पुत्र था। ठीक है, उसके संरक्षण के लिए नरसिंह क्या करते हैं, जो नरसिंह सालूब थे वो नरसा नायक नामक अपने अधिकारी को, किसको, अपने अधिकारी को उसके संरक्षण के लिए नियुक्त करते हैं। आप यहां पर एक चीज नोट करना, जब संगम वंश के अंतिम शासक को हराकर वीर नरसिंह जब राजा बनते हैं, क्योंकि जो वीर नरसिंह था वो संगम वंश के राजाओं के अधीन एक सामंत, एक अधिकारी था। तो ये जब उन्हें हटाते हैं तो ये जो घटना घटती है इसको इतिहास में प्रथम बल अपहार के नाम से जाना जाता है और इससे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। ठीक है, तो पहला राजवंश था संगम, दूसरा राजवंश था सलुब राजवंश, और ये जो घटना घटी थी इसे प्रथम बलपहार। अब होता क्या है, जब वीर नरसिंह अपने पुत्र को जो कि अल्पवयस्क था उसके संरक्षण के लिए क्या करता है, नरसा नायक नाम के अधिकारी को संरक्षण प्रदान करता है कि आप मेरे पुत्र की संरक्षण आप करोगे। ठीक है, होता भी यही है। तो समय क्या था, 1485 में सलुब वंश की जो स्थापना होती है विजयनगर साम्राज्य में, 1485 ईस्वी में वीर नरसिंह राजा बनते हैं और 1505 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसमें एक घटना घटती है कि इन्होंने जो अधिकारी नियुक्त किया था जिसका नाम था नरसा नायक, किसने, वीर सालूब ने, सालूब वंश के राजा ने। नरसा नायक था क्योंकि अब नरसा नायक जो था वो सलुब वंश के अधीन अधिकारी था। ठीक है, अपने पुत्र के लिए उन्हें नियुक्त किया। लेकिन जब वीर सालूब चोल, पांड्य और चेरों से
संघर्ष कर रहे थे, यानी युद्ध लड़ रहे थे, उसके बाद यानी विजयनगर साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो क्या घटना घटती है, ये जो अधिकारी नियुक्त किया था ना संरक्षण के लिए, तो ये क्या करते हैं, विजयनगर की जो सत्ता है, शक्ति अपने हाथों में ले लेते हैं। अब हाथों में इनके में आ गई, तो इसी चीज का फायदा उठाकर नरसा नायक का पुत्र था वीर नरसिंह। क्या था? नरसा नायक का पुत्र था वीर नरसिंह, क्योंकि वो संघर्षों में उलझे हुए थे, युद्धों में उलझे थे विस्तार के लिए। तो नरसा नायक का जो पुत्र था वीर नरसिंह, वो इस अवसर का फायदा उठाता है और सल्व वंश के जो शासक थे वीर सिंह, वो नरसिंह, उनकी हत्या कर देता है। अब उनकी हत्या करने के बाद में एक नया राजवंश अस्तित्व में आता है। वो कौन सा राजवंश था? तो वो था तलव राजवंश। कौन सा राजवंश? तलव राजवंश। ठीक है, इसमें इस घटना को क्या कहते हैं? दूसरा बलपहार है, यानी द्वितीय बलपहार इस घटना को कहते हैं। पहला बलपहार सल्व राजवंश ने किया और दूसरा बलपहार तुलुव राजवंश ने। ठीक है, अब यहां से हम जानते हैं कि आखिरकार तुलुव राजवंश किस प्रकार से, इसके शासकों ने किस प्रकार से शासन विजयनगर साम्राज्य पर किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। होता क्या है, जो ये तुलुव राजवंश है, ये 1505 ईस्वी में शुरू होता है और लगभग कहीं पर 1565 ईस्वी और कहीं कहीं पर 1570 ईस्वी भी मिलता है। तो इसके बारे में अब हम शुरू करेंगे। यानी विजयनगर साम्राज्य पे पहला राजवंश संगम राजवंश, दूसरा सलुव राजवंश और तीसरा जो राजवंश है वो कौन सा? वो तुलुव राजवंश। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य और तुलुव वंश 1505 से 1565 और कहीं कहीं पर 70 भी मिलता है। इसकी जो स्थापना की थी वो किसने? वीर नरसिंह ने। वो जो मैंने आपको बताया, वीर नरसिंह कौन थे? वीर नरसिंह जो नरसा नायक थे, ये उनके पुत्र थे। यही वो व्यक्ति हैं जो सलुव राजवंश के शासक की हत्या करते हैं। ये सलुव वंश के शासक की हत्या कर देते हैं और फिर गद्दी पर अधिकार कर लेते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं? द्वितीय बलपहार, है ना। ठीक है, होता क्या है, इनके राजा बनते ही, ये राजा बनते ही क्या करते हैं, यहां भी समझ लीजिए कि जब तुगलकों का दिल्ली सल्तनत पर शासन था तो उनसे अलग जो हुए थे, यानी दिल्ली सल्तनत से अलग होने वाला राज्य बहमनी साम्राज्य जो था, वो दूसरा दिल्ली सल्तनत में तुगलकों के बाद में दूसरा शक्तिशाली जो राजवंश था मुसलमानों का, वो बहमनी साम्राज्य था। और बहमनी साम्राज्य से विजयनगर साम्राज्य का हमेशा संघर्ष चलता रहा। ठीक है, इनका आपस में बहुत लंबा संघर्ष था। होता क्या है, इनके जो संबंध थे, वीर नरसिंह क्या करते हैं, पुर्तगाली उस समय तक भारत में आ चुके थे। जब पुर्तगाली भारत में थे तो उनकी सेना भी बहुत अच्छी थी, उनका परीक्षण भी बहुत अच्छा था, प्रशिक्षण भी, ठीक है ना, और उनकी घुड़सवारी सेना भी बहुत अच्छी थी। तो ये पुर्तगालियों से इनके मित्रतापूर्ण संबंध थे। तो वीर नरसिंह क्या करते हैं, अपनी सेना को एक अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए और उनसे, पुर्तगालियों से अच्छे उत्तम किस्म के घोड़े प्राप्त करने के लिए ये क्या करते हैं, अपना एक प्रतिनिधि मंडल अपने साम्राज्य से, अपने राज्य से एक प्रतिनिधि मंडल कहां भेजते हैं? पुर्तगालियों के यहां। एक प्रतिनिधि मंडल कहां भेजते हैं? पुर्तगाली अधिकारी था अल्मीडा के पास भेजते हैं।
कि भाई क्यों भेजते हैं, ताकि उनसे एक तो हमारी सेना को अच्छा प्रशिक्षण मिल सके और दूसरा हमें घोड़े, अच्छे किस्म के घोड़े मिल सके। अब अल्मीडा के पास जाते हैं, एक प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं, वो आ जाते हैं, लेकिन अल्मीडा भी उनसे कुछ इसके बदले में चाहता है। वो क्या चाहता है, वो क्या कहता है वीर नरसिंह से कि आप मुझे एक किला भटकल में बनाने के लिए दे दीजिए, कि मैं भी चाहता हूं कि एक किला भटकल में पुर्तगालियों का बन जाए। तो इसका जवाब वीर नरसिंह यानी उत्तर नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। तो अल्मीडा क्या कहता है कि भटकल में मुझे एक किला बनवाना चाहता हूं, क्या आप उसकी अनुमति मुझे देंगे। तो वीर नरसिंह इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। और उनका समय भी क्या होता है कि जब 1505 में ये वंश था, तो उसके बाद में इस प्रतिनिधि मंडल को भेजने के बाद में उनकी हो जाती है मृत्यु। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो इसका जो शासक था, तुलुव राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय, कौन था, कृष्णदेव राय राजा बनते हैं। कब बनते हैं, वीर नरसिंह के मरने के बाद। यानी वीर नरसिंह 1505 ईस्वी में वो इस तुलुव राजवंश की स्थापना करते हैं, यानी ये संस्थापक थे। और ये 1509 ईस्वी तक शासन करते हैं। उनके शासन के दौरान ये 2-3 घटनाएं घटती हैं, इसके बाद में वो उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बाद में, इनकी मृत्यु के बाद में वीर नरसिंह जो थे उनका उत्तराधिकारी कृष्णदेव राय था, जो कि उनके मरने के बाद में 1509 ईस्वी में इनका राज्यारोहण होता है, यानी ये राजा बनते हैं और 1529 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसी बीच इनके यहाँ पर जब ये राजा बन जाते हैं तो पुर्तगाली यात्री आते इनके यहाँ पर। तो पुर्तगाली यात्री कौन थे, उनका नाम था डोमिंगो पायस। क्या था, डोमिंगो पायस थे, जो कि विजयनगर आते हैं। और वो क्या कहते हैं, कृष्णदेव राय जी के बारे में इनकी एक टिप्पणी है। ये कहते हैं कि उनके चेहरे पर चेचक के दाग थे। ये जो जानकारी है वो डोमिंगो पायस देते हैं। इनके राजा बनते ही, कृष्णदेव राय के राजा बनते ही 1509 ईस्वी में बहमनी और विजयनगर की बहुत पुरानी शत्रुता थी कि बहमनी जो सरदार थे, बहमनी राज्य में जो सरदार थे, अमीर थे, वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, क्योंकि विजयनगर की ताकत और साम्राज्य बहुत ज्यादा विस्तृत होता जा रहा था। तो कहां पर इकट्ठे होते हैं, वो बीदर में थे। कौन, बहमनी सरदार थे, बहुत सारे छोटे छोटे सामंत थे बहमनी शासकों के, वो सारे सरदार इकट्ठा होते हैं बीदर में। और इनका उस समय सुल्तान कौन था बहमनी का, तो सुल्तान था महमूद शाह द्वितीय। अब ये क्या करते हैं, सारे जने इकट्ठे होकर विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। क्यों, क्योंकि भैया कृष्णदेव राय शासक थे, विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य था, बाकी आस पड़ोस के जितने थे वो मोमडन साम्राज्य थे, मुसलमान साम्राज्य। तो ये क्या करते हैं, उसके बढ़ते हुए विस्तार को रोकने के लिए सारे सरदार एक जगह इकट्ठे होते हैं बीदर में, और विजयनगर पर आक्रमण करने के लिए इनके एकत्रित होकर सभा होती है कि चलो भाई अब सारे जने इकट्ठे होकर उस पर आक्रमण करेंगे। और होता भी यही है। बीदर में इकट्ठे होने के बाद में सुल्तान महमूद शाह के नेतृत्व में ये विजयनगर पर आक्रमण कर देते हैं। अब विजयनगर पर हो जाता है आक्रमण। तो जब आक्रमण होता है तो कृष्णदेव राय इस आक्रमण का बहुत अच्छे से जवाब देते हैं, यानी इनकी जो सरदारों की सेना थी इसमें भगदड़ मचा देते हैं। जब भगदड़ मचाते हैं तो इसमें क्या होता है, एक सरदार थे यूसुफ आदिल शाह। क्या थे, यूसुफ आदिल शाह थे। तो कृष्णदेव राय इनके पीछे लग जाते हैं। जब सेना भग रही थी तो ये सबसे पहले यूसुफ आदिल शाह के पीछे
लग जाते, यानी इनकी सेना को ही खदेड़ते हैं। खदेड़ते खदेड़ते ये कोविलकोंडा के पास में पहुंच जाते हैं, यानी कृष्णदेव राय की सेना पीछे पीछे और आदिल शाह की सेना, यूसुफ आदिल शाह की आगे आगे। तो इनका पीछा करते करते ये कोविलकोंडा के पास में पहुंच जाते। यहां पर होती है इन दोनों की लड़ाई। कहां पे? यहां होती है इन दोनों में लड़ाई। तो इसमें क्या है, आदिल शाह मारे जाते हैं। कृष्णदेव राय कोविलकोंडा के पास में आदिल शाह को मार देते हैं। ठीक है, यहां से होता क्या है, 1510 में पुर्तगालियों के जो थे एक फादर लुई बुकर इनके फादर लुई बुकर को भेजते हैं कि भाई पहले हमने भेजा था कि आप ये जो अल्मीडा हैं ये चाहते थे किला बनवाने के लिए, अब आप चले जाइए। तो कृष्णदेव राय के साम्राज्य में फिर क्या आते हैं, फादर लुई बुकर आते हैं। तो क्या करते हैं ये कि अल्मीडा तो किला नहीं बनवा पाए, आप ही कुछ देख लीजिए कि कृष्णदेव राय आपको कुछ दे दें अनुमति। तो ये क्या करते हैं, ये मांग लेते हैं। उन्होंने, अल्मीडा ने मांगा था एक किला बनवाना भटकल में, लेकिन ये जो फादर लुई बुकर्क हैं ये क्या करते हैं, भटकल में एक कारखाने की अनुमति ले लेते हैं और एक कारखाना स्थापित कर देते हैं। कृष्णदेव राय इन्हें अनुमति दे देते हैं। 1513 ईस्वी में होता क्या है, विजयनगर के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ये कृष्णदेव राय उड़ीसा के शासक गजपति रुद्रदेव को हरा देते हैं। जब गजपति रुद्रदेव को हरा देते हैं तो हराने के बाद में विजयनगर साम्राज्य की और सीमा बढ़ जाती है। वो उड़ीसा के शासक, उड़ीसा का एक क्षेत्र उदयगिरी, ये उदयगिरी पर अधिकार कर लेते हैं। जब ये उदयगिरी पर अधिकार कर लेते हैं तो होता क्या है, इनकी जो रानियां थी, इनकी रानियां कौन कौन थी, इनकी रानियां थी कृष्णदेव राय की तिरुमाला देवी और चिंता देवी। ये क्या करते हैं, ये यहां से इन पे उदयगिरी पर अधिकार करने की वजह से ये वेंकट स्वामी के मंदिर जाते हैं, तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर जाते हैं, वहां उनका दर्शन करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। रानियां करती हैं ये काम। लेकिन कृष्णदेव राय क्या करते हैं, वो उदयगिरी से बाल कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति, उदयगिरी के मंदिर से बाल कृष्ण की छोटी मूर्ति उठाकर लेके आते हैं और उसे अपने विजयनगर साम्राज्य में स्थापित कर देते हैं। ठीक है, इनके दरबार में क्या था, इनके दरबार में इनके दरबारी थे तेनालीराम। याद रखना, इनके दरबार में थे तेनालीराम। इसके बाद में होता क्या है, विजयनगर साम्राज्य का विस्तार तो हो ही रहा था। तो 1520 ईस्वी में बीजापुर के शासक, अब कृष्णदेव राय अपने साम्राज्य को और आगे बढ़ाते हैं। जब और आगे बढ़ाते हैं तो ये पहुंच जाते हैं बीजापुर। तो बीजापुर के शासक कौन थे, शाह इस्माइल और बीजापुर। अब इन दोनों का संघर्ष होता है, शाह इस्माइल और विजयनगर का संघर्ष होता है, यानी शाह इस्माइल और कृष्णदेव राय का कहां पर होता है, अदौनी की लड़ाई होती है। अदौनी की लड़ाई होती है जिसमें शाह इस्माइल हार जाता है और अब बीजापुर पर भी विजयनगर साम्राज्य का अधिकार हो जाता है। ये अदौनी की लड़ाई पेपरों में काफी बार पूछी गई है। एक सबसे बेहतरीन जो एक तर्क है वो ये भी है कि जब कृष्णदेव राय राजा बन रहे थे तो ये कृष्ण जन्माष्टमी के दिन राजा बने थे। क्यों, ताकि जनता को लगे कि जो राजा है वो कृष्ण का अवतार है। कुछ इनकी मान्यताएं इस प्रकार भी हैं, धारणा मिलती है इतिहास में। ठीक है,
लेकिन शाह इस्माइल अदौनी की लड़ाई में हार जाते हैं और कृष्णदेवराय क्या करते हैं, रायपुर दोआब पर अधिकार कर लेते हैं। क्या है, रायपुर दोआब का जो क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लेते हैं। लेकिन कृष्णदेवराय यहां पर ही नहीं रुकते, इसके बाद में ये बीदर और गुलबर्गा इन पर भी आक्रमण करते हैं और इन पर भी अधिकार कर लेते हैं। यहां पर क्या था कि महमूद शाह कारागार में बंद थे, तो यहां से ये उन्हें कारागार से मुक्त करते हैं, मुक्त करके गद्दी पर बैठाते हैं, यहां से मुक्त कर गद्दी पर उन्हें बैठाते हैं। कौन, कृष्णदेवराय। इसके बाद होता क्या है, इसी याद में इनकी जब इन्हें बैठा देते हैं, विजयनगर साम्राज्य काफी चारों तरफ कृष्णदेवराय के चर्चे होते थे। ठीक है, इतना शक्तिशाली राजा हो गया, तो ये इन पे जब उपकार कर देता है, इन्हें गद्दी पर बैठाता है महमूद शाह, तो इनकी याद में, स्मृति में ये क्या करते हैं, यवनराज स्थापनाचार्य है। क्या, यवनराज स्थापनाचार्य का विरुद्ध, यानी कि एक तरीके की उपाधि धारण करते हैं। निनुज क्या कहते हैं, इनके समय में ही निनुज कहते हैं कि इन्होंने अपने 6 वर्षीय बेटे को राजा बनाया था। यानी नुनिज के अनुसार ये कहते हैं कि कृष्णदेवराय ने 6 वर्षीय बेटे को राजा बनाया था और स्वयं मंत्री बनकर कार्य किया था। क्या जी, स्वयं मंत्री बनकर कार्य करने लगे थे। अब होता क्या है, जब ये मंत्री बनकर कार्य करने लगे थे, तो जो इनका मंत्री था सालुब तिम्मा, तो सालुब तिम्मा का जो पुत्र था, अब उसके मंत्री पद की गरिमा को ठेस लगती है कि यार ये तो खुद ही मंत्री बन गए, अब मैं क्या करूं। तो वो क्या करता है, इनके बेटे का राज्याभिषेक होते ही 8 महीने के भीतर वो बीमार हो जाता है। बीमार क्यों हो जाता है, वो जो सालुब तिम्मा उन्हें विष दे देता है। किनको, इनके 6 वर्षीय बेटे को, यानी वो 8 माह के भीतर बीमार होकर मर जाता है, क्योंकि जहर दे दिया था उसने। अब कृष्णदेवराय क्या करते हैं, उसको भी, अपने मंत्री के बेटे को भी जहर देकर उसकी भी हत्या कर देते हैं। ठीक है, इनके दरबार की अगर हम बात करें तो ये खुद भी बहुत अच्छे विद्वान थे कृष्णदेवराय, और इनके तो दरबार में है ना, बहुत बड़े बड़े विद्वान रहते थे। ठीक है, तो हम उनकी भी चर्चा करेंगे अभी। तो इन्होंने, देखो ये खुद विद्वान थे, विद्वानों को आदर करते थे। ठीक है, उन्हें संरक्षण भी प्रदान करते थे और उन्हें सम्मानित भी करते थे। तो कृष्णदेवराय ने तेलुगु ग्रंथ, किसका, तेलुगु ग्रंथ था अमुक्त माल्यदा की इन्होंने रचना की थी। क्या था, पर ये तेलुगु भाषा का ग्रंथ था और तेलुगु में था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज थी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित, तो कृष्णदेवराय ने इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाओं का वर्णन किया हुआ था। तेलुगु में ग्रंथ लिख दिया कृष्णदेवराय जी ने। दूसरा क्या लिखा था, संस्कृत भाषा में। एक भाषा तेलुगु, याद रखना, एक भाषा तेलुगु और दूसरी भाषा संस्कृत भाषा में जम्बती कल्याण, याद रखना, जम्बती कल्याण ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी, क्योंकि भैया ये खुद भी अपने आप में विद्वान थे और राजा तो थे ही। इसके बाद में इन्होंने आंध्र पितामह और अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, इन उपाधियों से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है, इसलिए मैं इन्हें
अंडरलाइन करता चल रहा हूं और उनके बारे में बता भी दूंगा कहां कहां पर ये क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं। एक चीज याद रखना, देखो एक तो इन्होंने विरुद्ध धारण किया था और इनकी जो उपाधियां थी वो अभिनव भोज और आंध्र पितामह, इनकी उपाधियां इन्होंने धारण की थी। इनके दरबार में, क्योंकि भाई खुद भी विद्वान थे, विद्वानों का आदर करते थे, उन्हें सम्मानित भी करते थे, संरक्षण भी देते थे, तो इनके दरबार में 8 विद्वान थे। 8 विद्वान इन्हीं के दरबार में रहते थे, तो उन्हें क्या कहते थे? अष्टदिग्गज। 8 विद्वानों के समूह को अष्टदिग्गज कहते थे। किसके दरबार में थे? कृष्णदेवराय प्रथम के में। इनमें से कौन कौन से विद्वान थे, उनके नामों के बारे में जान लेते हैं। तो अलसानी पेडाना, अलसानी पेडाना, नंदी तिम्मन, नंदी तिम्मन और भट्टमूर्ति दुर्ज, दुर्ज तिमाद्य, गिरिमल्लन। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, भट्टमूर्ति, दुर्ज तिमाद्य और गिरिमल्लन। ठीक है, इसके बाद में जो नाम आता है अच्चल राजू, अच्चल राजू, रामचंद्र और रामा उच्चद्यम, राम अच्युद्यम, ये नाम आते हैं। पिंगली सरनन, पिंगली सरनन और तेनाली राम कृष्ण, तेनाली राम कृष्ण, ये प्रमुख विद्वान थे। इनमें सबसे ज्यादा जो प्रमुख थे वो तेलुगु और संस्कृत के ज्ञाता। याद रखना, इनमें सबसे ज्यादा जो प्रमुख कवि थे, जो विद्वान थे, वो अल्लासानी पेडाना, ठीक है, जो कि तेलुगु और संस्कृत दोनों ही भाषा के ज्ञाता थे, जिनको पेडाना भी कहते थे। क्या नाम था? अल्लासानी पेडाना। ये प्रमुख थे कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गजों में, लेकिन इनके जो दरबारी थे वो तेनाली रामकृष्ण। ये चीज आपने याद कर लेनी है। इनकी मां का नाम क्या था? इनकी मां का नाम नंगला देवी था। इनकी मां का नाम नंगला देवी था और अपनी ही मां के नाम पर कृष्णदेवराय नंगलपुर नामक नगर बसाते हैं। याद रखना, अपनी मां के लिए ये नंगलपुर नामक नगर बसाते हैं। इस नगर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। वो क्या? उसका नाम था आंध्र भोज। आंध्र भोज भी इस नगर को कहा जाता है। ये कृष्णदेवराय जी के शासन के समय में हुए महत्वपूर्ण कार्य हैं। ठीक है, इनके समय में पुर्तगाली यात्री कौन थे? बारबोसा। इनके समय में एक तो पुर्तगाली यात्री बारबोसा और डोमिंगो पायस, जो मैंने आपको बताया, ये भी पुर्तगाली थे। बारबोसा, डोमिंगो पायस, ये विजयनगर की यात्रा पर आए थे। ठीक है, इनका कहना है कि कृष्णदेवराय ने क्या करा था? विवाह कर को समाप्त कर दिया था। विवाह कर को समाप्त किया था। और इन्होंने क्या, बारबोसा क्या कहते हैं? बारबोसा और डोमिंगो पायस ये नहीं, लेकिन बारबोसा कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा उस समय प्रचलन में थी। ठीक है, ये इसका उल्लेख करते हैं। कृष्णदेवराय जी जो कि भगवान में भी आस्था रखते थे, उन्होंने कुछ मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। कौन कौन से? कृष्णदेवराय जी ने विट्ठल स्वामी, कौन सा? विट्ठल स्वामी और हजारा मंदिर, ये पेपरों में पूछे गए मंदिर हैं। विट्ठल स्वामी, हजारा मंदिर पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन है। इनके आधार पर क्वेश्चन बना है। तो किसने? कृष्णदेवराय ने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, लेकिन इनकी जो आस्था थी, इनकी जो आस्था थी वो वैष्णव धर्म में थी। किसमें थी? इनकी जो आस्था थी वैष्णव धर्म में थी। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको तुलुभ राजवंश से संबंधित जो शासक थे कृष्णदेवराय प्रथम,
उनके बारे में और उनके शासन के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। इनके आधार पर क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं उनके बारे में भाई हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको जरूर कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।